अस्सलामुअलैकुम। रिजवान, आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो कंफर्म कर दें और बाकी भी ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपके राब्ते में हैं बाकी स्टूडेंट्स तो उनको कह दें कि बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट सेशन ऑफ आवर सेमेस्टर, सो प्लीज़ ज्वाइन इफ़ यू कैन। रिकॉर्डिंग भी फिजिबल रहेगी बट अगर ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। राइट एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई हैवंट रिसीव्ड एनी कंफर्मेशन मैसेज येट आवाज़ का कि आवाज़ सही आ रही है या नहीं। नेवरदलेस आई एम श्योर आवाज़ सही आ ही रही होगी। सो अच्छा, आज की क्लास इज़ आवर लास्ट सेशन। आई वाज थिंकिंग मे बी हमारे पास शायद नेक्स्ट वीक भी हो या उससे नेक्स्ट वीक भी हो, बट एक वीक आप लोगों को मैं काइंड ऑफ लाइक रेस्ट या उसको कह रहे हैं कि आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए दे सकता हूँ। बिकॉज हमारी क्लास के जो एक काउंट है वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। 16 वीक्स हैव बिन कंप्लीटेड एंड 16 क्लासेस हैव बिन कंप्लीटेड एंड वी विल नॉट एक्सटेंड दोज क्लासेस। सो दिस इज़ अवर लास्ट क्लास। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने डिस्कस करनी हैं, और ऑल्दो वो चीज़ें आपकी जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास होगी तब भी हम डिस्कस करेंगे, बट इट्स बेटर कि मैं हर क्लास के लिए अलग डिस्कस कर लूँ ताकि कोई क्वेश्चंस अगर आपको स्पेसिफिक क्लास रिलेटेड हैं तो वो हम डिस्कस कर सकें। सो एनीवेज, यस, एक एक्स्ट्रा क्विज़ भी आज ही लेना है मैंने मुज़म्मिल। सो काइंडली आपके राब्ते में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कह लें कि रिकॉर्डिंग की बेस पर ना रहें, और आज चूँकि इंटरेक्टिव भी रहेंगे थोड़े, हर किसी के अलग अलग क्वेश्चंस वगैरह हो सकते हैं तो वो पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ ये कि आपका क्विज़ भी आज है, जो एक एक्स्ट्रा क्विज़ हमने लेना था। ऑल्दो वो स्टूडेंट्स बेशक ना लें वो क्विज़ जो कि जिन्होंने और 30 आउट ऑफ 30 ग्रेड कर चुके हैं वो, बट ओके, इट विल बी बेटर अगर आप वो आज का क्विज़ भी अटैम्प्ट कर लेते हैं तो। So the fourth quiz will be on the cards today, and we know how that's going to be. It's going to start. If you can confirm me from LMS, please do that. It's going to be started from 1:15 p.m. to 1:45, which means we will end this session at 1 p.m. and then you will be attempting the quiz. ठीक है जी। So I think that's about it. आज हमने जो काम करने हैं उनमें एक सबसे पहले तो हम ये करेंगे, थोड़ा सा एक एजेंडा तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर मूव करेंगे। जिस तरह से अभी मुजम्मिल ने मुझे याद दिलाया तो क्विज़ भी यस है आज, वो आज आप कंफर्म कर दें मुझे कि है या नहीं। और अच्छा, आज जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था हम उसको फिनिश करेंगे आज, एंड वी विल नॉट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेक्चर। ऑल्दो वो लेक्चर मैंने आपको बनाकर दे दिया है, अपलोड भी कर दिया है गूगल ड्राइव के ऊपर, एंड आई वुड वेरी मच अप्रिशिएट अगर वो आप अपने फ्री टाइम के अंदर पढ़ लें। इट्स नॉट इंक्लूडेड इन आवर कोर्स, इट्स नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन आवर फाइनल एग्जाम, बट इट इज़ अ कंटेंट जो कि इस कोर्स का है, थोड़ा सा एडवांस कंटेंट है बट है, तो उसको आपने डिस्कस करना ही है बिफोर मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है। सो आई वुड वेरी मच अप्रिशिएट अगर आप एग्ज़ाम्स के बाद उस लेक्चर को लाजमी पढ़ लें, अगर उसमें कोई इश्यूज़ हैं तो मुझसे कंसर्न कर लें, ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर पर जाने से पहले आपने तमाम वो चीज़ें आपको आती हों जो कि नेक्स्ट कोर्सेज़ में कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सो लाइक आई सेड कि आज हम सिर्फ वही लेक्चर कंप्लीट करेंगे जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, एंड आई थिंक दैट वाज ऑफ कॉम्बिनेट्रिक्स। इज़ दैट राइट? सो कॉम्बिनेट्रिक्स का जो लेक्चर है हम आज उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उसके अलावा ठीक है, थैंक यू मुजम्मिल। उसके अलावा ये कि इनरोलमेंट के इश्यूज़ अभी तक भी आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर what is the reason behind that, but I am not the party concerned with those enrollment issues. I am just going to address those issues, that I am not going to enroll any student who is not on CMS on LMS. What I am saying is I am not going to enroll any student on LMS unless he or she is on CMS, which means अगर आप CMS के ऊपर ऑफिशियली इनरोल्ड नहीं है, देन आई एम नॉट गोइंग टू इनरोल यू ऑन LMS एट ऑल। ठीक है, बिकॉज LMS के ऊपर तो फिर मैं ऐसे पूरे डिपार्टमेंट को इनरोल कर सकता हूँ। जो स्टूडेंट आए मैं उसको कहूँ ठीक है आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। देयर इज़ अ लिमिट टू दैट, एंड दैट लिमिट इज़ CMS। सो अभी भी मुझे कुछ ईमेल्स रिसीव हुई हैं आपके सेक्शन से भी, दूसरे सेक्शन से भी, कि आपको इनरोल कर दिया जाए ताकि आप क्विज़ दे सकें, बट नो, आपका मैंने क्विज़ 3 भी तभी लेने दिया था, आई थिंक क्विज़ 2,
शुरू के जो 2 क्विज़ हुए थे उन पे मैंने आपको सख्ती से ये कहा था कि दिस इज़ योर लास्ट वार्निंग, और ये क्विज़ आपको मैं अटैम्प्ट करने दे रहा हूँ, और इसके बाद कोई क्विज़ आप अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे, कोई आप एक्टिविटी एलएमएस की नहीं कर सकेंगे अनलेस यू आर ऑन सीएमएस। उसके बाद उन स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ जो कि अभी तक इनरोल नहीं है, कि उस वार्निंग के बाद तकरीबन 4 से 5 स्टूडेंट्स इनरोल हो गए थे सीएमएस के ऊपर, ठीक है, और उनको फिर मैंने एलएमएस के ऊपर भी इनरोल कर दिया, जिन्होंने क्विज़ 3 भी दिया और जो आज क्विज़ 4 भी देंगे या दूसरे सेक्शन के हैं। बट अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि इनरोलमेंट के जो कि जो हैं इनरोल्ड नहीं है सीएमएस के ऊपर, विच इज़ वाई वो आज का क्विज़ भी नहीं दे सकेंगे और प्रॉबेबली वो फाइनल एग्ज़ाम भी नहीं दे सकें, क्योंकि वो एलएमएस के ऊपर ही होगा फाइनल एग्ज़ाम भी, उसकी सबमिशन। सो उनका एग्ज़ाम भी कंसिडर नहीं किया जाएगा अनलेस दे आर ऑन सीएमएस। सो जनवरी 25 वाला जो वीक है उसमें आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसकी भी मैं थोड़ी सी गाइडलाइंस आपको बताता हूँ कुछ देर में। जनवरी 25 वाला जो मंडे आ रहा है वो जो पूरा वीक है ये आपके एग्ज़ाम के लिए मुख्तस है, इसके अंदर एग्ज़ाम्स होंगे आपके। तो इससे पहले पहले जो स्टूडेंट सीएमएस पर है, जनवरी 24 एट नाइट 12 PM AM तक जो है, 25 शुरू होने से पहले पहले जो स्टूडेंट इनरोल्ड है सीएमएस के ऊपर, ही और शी विल ओनली बी एबल टू अटैम्प्ट, विल ओनली बी कंसिडर्ड टू अटैम्प्ट माई फाइनल एग्ज़ाम। बेशक आप ईमेल के ऊपर मुझे वो एग्ज़ाम सेंड कर दें या जो भी करें, बट आई विल नॉट कंसिडर दैट अनलेस यू आर ऑन सीएमएस बाय 24 जनवरी। ये नहीं है कि आपने एग्ज़ाम भेज दिया और उसके बाद फिर इनरोल होते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप जनवरी 24 तक इनरोल्ड नहीं है मेरे कोर्स में, आप मेरा फाइनल एग्ज़ाम चाहे किसी भी मीडियम से मुझे भेज दें, मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है कि आपकी जो इनरोलमेंट इश्यूज़ हैं इनके लिए मैं भी काफ़ी ईमेल्स कर चुका था ऑब्वियसली, उनको एग्जामिनेशंस वगैरह को और डिपार्टमेंट्स को भी। आप लोग भी ऑब्वियसली जा रहे थे उनके पास, लेकिन ऑब्वियसली इशू आपने ही सॉल्व करना था। मैंने शायद एक आधी ईमेल में कहीं जिक्र किया हो, बट आपने आई थिंक चक्कर भी लगाए हैं जाके यूनिवर्सिटी के और जाकर रब्ता भी किया है सबसे। सो आई एम नॉट श्योर आप इनरोल्ड क्यों नहीं हैं अभी तक, बट एक लास्ट जिसको कह लें कि ट्राई मैं ये कर सकता हूँ आप लोगों के हक़ में, कि मैं एक ईमेल कर दूँगा अभी आप सबके नामों के साथ, डिपार्टमेंट को भी, एडमिशन्स को भी, आईटी को भी, कि भाई ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो कि मेरी क्लासेस ले रहे हैं या जिन्होंने मेरी असाइनमेंट जो है वो एक ली है, या फिर क्या कहते हैं कोई ना कोई क्विज़ अटैम्प्ट किया है इनिशियल, तो मुझे अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये मेरे कोर्स में है या नहीं, तो इनके केस को ज़रा देख लीजिए। मैं उनको ये कभी भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि उनको एनरोल कर दें, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि वो गलती से आपने असाइनमेंट मुझे सेंड कर दी है, या आप अटैम्प्ट वैसे ही आपने क्या कह लें उसको शोगल में आप जो है वो एनरोल हो गए और किसी कोर्स का आपने एनरोल कर दिया जबकि आप मेरे कोर्स में है ही नहीं। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, सो आई विल लेट दैम लुक इनटू योर केस। मैं आप सबके नाम उनको फॉरवर्ड कर दूंगा कि अगर आप लोगों ने भी उनको कहा हुआ तो ऑब्वियसली वो फिर मेरी ईमेल देखकर भी कंफर्म कर लेंगे कि ठीक है टीचर भी यही कह रहे हैं और स्टूडेंट का भी कहना है, तो वो शायद आपको इनरोल कर दें। बट दैट इज़ दी ओनली थिंग दैट आई कैन डू, ठीक है। ये इसको उस लेवल पर ना लेकर जाएं कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, के आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर टीचर अगर कहेगा तो हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास कुछ ईमेल्स इस तरह की भी आई हैं स्टूडेंट्स की कि उन्होंने कहा है कि एचओडी से हमने बात कर ली है और टीचर अगर कहते हैं तो इनरोल कर देंगे, तो उनको मैंने ईमेल लिख के दे दी कि ठीक है मैं कहता हूँ इनरोल कर दें, हो जाए। बट आप मुझे ईमेल तो करें, आप एचओडी से बात तो करें, उनसे जाके पूछें तो सही कि वाकई ऐसा आपका केस है भी या नहीं है। सो वॉट एवर इट इज़, प्लीज़ मेक इट हैपन बिफोर जनवरी 25, ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम एट लीस्ट अटैम्प्ट कर सकें। क्विज़ेस जो मिस हो गए सो मिस हो गए, इट्स नॉट गोइंग टू बी टेकन अगेन, ठीक है। जो क्विज़ आपके मिस हो गए वो क्विज़ मिस हो गए, इसकी कोई दूसरा तरीका अब एग्जिस्ट नहीं करता है। रिपीटेडली मैं आपको हर दूसरे तीसरे वीक वार्निंग्स देता गया हूँ और अब भी अगर नहीं हुए हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर यूर इनकॉम्पिटेंस, ठीक है। सो इस बात को ज़रा ध्यान में रखें। मैं भी वही ईमेल ज़रा जो है वो उसको फॉर्मेट कर रहा था, फॉर्मेट करके मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा अभी 1 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह सबको। दूसरी बात यह है कि अब फाइनल एग्ज़ाम के ऊपर अब आते हैं। फाइनल एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन ही होगा, इट्स नॉट ऑफिशियल येट बट देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट, ठीक है, एज ऑफ नाउ। सो इट्स गोइंग टू बी ऑनलाइन। इसकी सबमिशन किस तरह होगी, इंस्ट्रक्शंस वगैरह और क्या क्या आपके एग्ज़ाम में होगा, ये आपको जब एग्ज़ाम दिया जाएगा तभी मैं बताऊँगा। बस अभी आपने अपने जहन में ये रखना है कि नेक्स्ट वीक जो कि जिसमें हमारी क्लासेस नहीं हैं उसमें आपको कोई ईमेल आएगी। ईमेल पे ज़रा ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट वीक में आपको कोई ईमेल आएगी जिसके अंदर ये शेड्यूल लिखा हुआ होगा कि आपको एग्ज़ाम कब दिया जाएगा
और आपके एग्ज़ाम की डेडलाइन क्या होगी। रिमेंबर, एग्ज़ाम आपका जनवरी 25 वाले वीक में ही होगा। नेक्स्ट वीक सिर्फ आपको ये ईमेल आएगी कि आपका एग्ज़ाम कब है और उसकी डेडलाइन क्या है, ठीक है। वो ईमेल करने का मकसद ये है क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि आपको जब मैं ये कहूँ कि आपका एग्ज़ाम इस दिन है, उस दिन हम एक जूम मीटिंग रखेंगे। मैं उस जूम मीटिंग के अंदर ही आपको एग्ज़ाम भी दूंगा, उस एग्ज़ाम को समझाऊंगा भी कि कैसे करना है, और कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मैं उस मीटिंग के अंदर ले भी लूँगा, ठीक है। सो वो एक तरह से फाइनल एग्ज़ाम डिस्क्रिप्शन की जो है एक हमारी जूम मीटिंग हो जाएगी, 10-15 मिनट की या 1 घंटे की, जितनी भी होती है, ठीक है। सो वो भी आपको मैं शेड्यूल उस ईमेल पे बताऊंगा। माय पॉइंट इज़ कि नेक्स्ट वीक से लेकर जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है ना, या हमेशा से ही, अब जो अगले 10-15 दिन हैं आपके पास, उनमें आपने ईमेल से जुड़े रहना है। जो भी ईमेल आए मेरी तरफ से उसको पूरी क्लास में सर्कुलेट करना है। सब स्टूडेंट की ये जिम्मेदारी है। एक स्टूडेंट पे अगर 10 जगह से आ जाता है, इट्स नो हार्म, ठीक है। बस ये है कि किसी हर एक स्टूडेंट पर कम से कम एक मीडियम से पहुंच जाए। मेरे पास सबकी ईमेल है, मैं सबको भेज देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी की ईमेल में या तो कोई सेटिंग्स का इशू होता है या किसी की ईमेल गलत लिख दी जाती है, तो उसके लिए काइंडली आप लोग सब आपस में सर्कुलेट करें। जिनके पास मेरी ईमेल ना आए वो काइंडली मुझसे कंफर्म भी कर लें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि अगर आपको कोई मैसेज करके ये कहता है या स्क्रीनशॉट भेजता है कोई स्टूडेंट और कहता है कि सर ने एग्ज़ाम की डेट बढ़ा दी है, तो ये नहीं कि आप उसकी बात पे यकीन कर लें, आप मुझसे कंफर्म कर लें ईमेल करके एक दफ़ा, ठीक है। सो ऐसा होगा नहीं कभी। आई एम जस्ट सेइंग कि सिर्फ उस पर रिलाय ना करें। आपको अव्वल तो सबको ईमेल आ जाएगी, लेकिन अगर किसी को नहीं आती है और किसी के पास कोई स्क्रीनशॉट या कोई मैसेज मेरी तरफ से जो है वो सर्कुलेट किया जाता है, तो काइंडली उसको एक दफ़ा मुझसे कंफर्म कर लें कि सर ये ऐसा ही है, तो आई वुड जस्ट रिप्लाई विद यस और नो ऑन ईमेल, और आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा। सो ऐसा होगा नहीं कभी, आई एम श्योर कि बिकॉज ऑल ऑफ़ यू आर मेच्योर इनफ एंड एजुकेटेड इनफ टू नॉट डू दैट, बट इस तरह के कुछ केसेस हो जाते हैं कभी कभी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बिकॉज वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग फिजिकली, सो ज़रा इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ अगर आए फॉल्स मीडियम से, तो उसको एक दफ़ा रीचेक लाजमी कर लीजिएगा, स्पेशली जब कोई इस तरह की चीज़ हो जो कि अफेक्ट कर रही हो कि आप भाई सर ने बढ़ा दी है डेट और आप बढ़ाई हुई डेट के हिसाब से काम कर रहे हो जबकि डेट पीछे निकल चुकी है। अनलेस अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो फिर बेशक आप जो है वो करते हैं। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। और अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं, उस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और फिर अराउंड 1 PM हम क्लास को फिनिश कर देंगे एंड देन यू विल अटेम्प्ट द क्विज। सो आई विल रिपीट अगेन, दिस इज़ आवर लास्ट सेशन ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेक्शन ए। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट। could anyone remind me कि हमने कहाँ तक बात की थी? आई एम श्योर वी वर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेट्रिक्स, लेकिन उसमें हमने कहाँ तक बात कर ली थी? एनीवन कैन रिमाइंड मी? Let me open my lecture and then I think you will be more able to understand. Right, so I think हम पाए की बात कर चुके थे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की हम बात कर चुके थे, परम्यूटेशन। यस, आई थिंक पिजन होल प्रिंसिपल से हम स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज़ हम शायद आगे भी कर चुके थे, बट लेट्स स्टार्ट विद पिजन होल प्रिंसिपल। लेट्स रीस्टार्ट विद पिजन होल प्रिंसिपल। अच्छा, पिजन होल प्रिंसिपल अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करवाऊँ तो वी सेड कि पिजन होल प्रिंसिपल जस्ट सेज दैट इफ़ देयर आर के बॉक्सेस and there are k+1 objects, then there is a guarantee that at least one box will have more than one objects. That's it. That's the pigeonhole principle. इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है स्पेशली इन कंप्यूटर साइंसेज। कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं जो कि दी गई हैं, दैट्स अप टू यू, आप इसको जाकर अंडरस्टैंड भी करें। इसी तरह के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे आपके फाइनल एग्जाम्स में। For example, show that in a room of n people. It is a very interesting problem, my personal favorite problem of pigeonhole principle. That show that in a room of n people with certain acquaintances, sorry, not this problem, it's going to be I think the next one. Some pair must have the same number of acquaintances. अगर n लोग हैं, से 5 लोग हैं एक रूम में, और हर 5 लोग जो हैं वो किसी ना किसी को जानते हैं। मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं, मेरे दूसरे जो शख्स है मेरे साथ रूम में वो उसके जानने वाले भी कुछ लोग हैं, इस तरह पांचों के जानने वाले कुछ लोग हैं। सो कौन कौन से वो पेयर्स हैं जिनके जानने वाले लोग म्यूचुअल हैं? फॉर एग्जांपल, मैं भी अहमद को जानता हूँ और मेरे साथ वाला बंदा भी अहमद को जानता है, तो व्हाट आर द चांसेस कि वो हम दोनों अहमद को जानते हैं?
तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने, अब उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली देर आर 5 people, which means there are 5 pigeons and there all of those have some boxes. ठीक है, हमने उनको ही जो है वो जानना है। ये भी एक एग्जांपल है पिजन होल प्रिंसिपल की। इसी तरह सॉरी, आई थिंक उस प्रॉब्लम पे आता हूँ मैं, जो कि थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सी है। इसमें नहीं है आई थिंक वो प्रॉब्लम, ठीक है, आई थिंक वो परम्यूटेशन में सामने आ जाएगी हमारे, तो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे उसको। दैट्स ऑल राइट। सो जैसे कि एक और एग्जांपल ये वाली है कि अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट नंबर ऑफ एक्वेंटेंसेज, यानी कि हम डिसजॉइंट सेट्स की बात कर रहे हैं। मेरे जानने वाले लोग बिल्कुल मुख्तलिफ हैं उन लोगों से जो कि एक बराबर वाला शख्स जानता है। तो नो वन कैन हैव एन एक्वेंटेंसेज बिकॉज द रिलेशन इज़ इररिफ्लेक्सिव। कोई भी अब एन जो है वो एक्वेंटेंसेज नहीं रख सकता, क्योंकि रिलेशन फिर इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगेन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, यू ऑल नो दैट। ये एक चीज़ ऐसी है जो कि मैं बोलता रहूँ और आप सुनते रहें तो आप सही से समझ नहीं सकेंगे, बल्कि एक सुकून से बैठकर नोट पैड सामने रख के आप हर एक एग्जांपल को सही से समझें तो यू विल अंडरस्टैंड कि ओके हाउ इज़ पिजन होल प्रिंसिपल वर्किंग ऑन दैट प्रॉब्लम। सो परम्यूटेशंस के ऊपर आते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट दैट अ परम्यूटेशन ऑफ अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विच मीन्स अ सेट, ठीक है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स का ही होता है सेट। सो अगर एक सेट की परम्यूटेशन की मैं बात करता हूँ तो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। मैं बात कर रहा हूँ इन ऑब्जेक्ट की ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स की। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट का मतलब ये है कि अगर आप कहते हो कि आपके सेट के अंदर है ए बी सी, तो इसकी कितनी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बन सकती हैं। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके सामने नोटपैड खोल लेता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट विद आई थिंक 4 का एक सेट हम ले लेते हैं। लेट्स से देर आर अ सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी। सो इसके कितने ऑर्डर्ड जो हैं वो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, अब ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन का मतलब समझें। एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ आर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ऑफ एन एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन आर परम्यूटेशन। व्हाट एम आई सेइंग, आई एम सेइंग कि कॉम्बिनेशन एक भी हो सकता है, सॉरी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और n हो सकते हैं। जैसे कि इसका एक कॉम्बिनेशन बन सकता है ए बी, ठीक है। इसी तरह चले मैं एक साथ करके लिख रहा हूँ, ए बी एक कॉम्बिनेशन है, इसी तरह ए सी एक और कॉम्बिनेशन है, ए डी एक कॉम्बिनेशन है, बी सी एक कॉम्बिनेशन है, बी डी एक कॉम्बिनेशन है, इसी तरह ए बी डी भी एक कॉम्बिनेशन है, ए बी सी भी एक कॉम्बिनेशन है, बी सी डी भी एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा, परम्यूटेशन ये कहता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर्ड कलेक्शन विच मीन्स बी सी डी is different than DCB. It's not the same thing. These are not the same thing. Similarly, AB is different than BA. These are not the same thing. ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। इसी तरह AC अलग है और CA अलग है। तो अगर मैं एक छोटी एग्जांपल लेता हूँ, 3 की एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स ट्राई टू मेक कॉम्बिनेशंस ऑफ दैट AB BA हो जाएगा, AC CA हो जाएगा। आई थिंक स्टार्ट कर लेते हैं हम दोबारा से। ए बी बी ए होगा और ए सी सी ए हो जाएगा, बी सी सी बी हो जाएगा, ठीक है जी। आवाज़ कट रही है। अच्छा, आई थिंक देख लें आप तो थोड़ा बहुत सही से अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट एम आई डूइंग। और ए सी भी हो गया। अब 3 की तरफ आते हैं तो दैट वुड बी ए बी सी होगा। ये चलें अलग अलग कर लेते हैं, सॉरी, ए बी ए सी बी सी, ठीक है, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, चलें ए बी सी तो हो चुका है। चलें अब इसके अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूं तो बी ए भी हो सकता है, सी ए भी हो सकता है, सी बी भी हो सकता है। इसी तरह इसके कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूं तो ए बी सी के बाद बी ए सी भी हो सकता है, सी बी ए भी हो सकता है, ए सी बी भी हो सकता है, और इसके अलावा कुछ हो सकता है। ए बी सी हो गया, ए सी बी हो गया, बी ए सी हो गया, बी सी ए होगा, और सी बी ए होगा, सी ए बी भी होगा।
और आई थिंक दैट्स अबाउट इट। कितने हो गए भैया, कितने हो गए कॉम्बिनेशन बताएं ज़रा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल तो 12 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ये। अगर इसके अलावा कोई मिस कर गया हो तो वो भी मुझे बता दें। बट द पॉइंट इज़ कि आप इसमें आर को भी कंसिडर करेंगे। जैसे कि ये जो 3 मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये 3 कॉम्बिनेशंस जो हैं इनमें आर की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू 3 ही है कि आपके 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन आपने बनाना है, लेकिन आर की वैल्यू है 2 कि आप कितने एलिमेंट्स को उठा रहे हो उन 3 में से। सो 3 वालों की अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी 2 वालों की, कि भाई 3 में से 2 एलिमेंट के मैं सेट बना रहा हूँ, तो वो 6 बन रहे हैं। यानी कि अगर आपका n है 3, n तो 3 ही है, खैर n 3 है और r बन जाता है 2, तो आपके पास कितने आ रहे हैं जी एलिमेंट्स, पेयर्स 6। n आपका अगर रहता है 3 और r को आप कहते हैं हो जाता है 3, तो कितने बन रहे हैं आप, 1 2 3 4 5, अब भी 6 ही बन रहे हैं। ठीक है। सो द पॉइंट इज कि अच्छा, इसमें मैंने कहीं मिस तो नहीं कर दिया कुछ। अब भी मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं है, कोई भी मुझे नहीं बता रहा है कि आपने कुछ मिस कर दिया है। सो आई एम श्योर कि मैंने सब कुछ सही किया। टेक अ मोमेंट, अगेन टेक अ मोमेंट एंड टेल मी अगर कुछ मैंने गलत किया है तो। ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू। सो देयर इज गोइंग टू बी 6 एंड हाउ डज इट से दैट, परम्यूटेशन से कि अगर आपके पास n नंबर्स हैं, n एलिमेंट्स हैं आपके सेट में, और आप r के r मेंबर्स की अरेंजमेंट चाह रहे हो, तो वो टोटली कितनी बनेंगी, वो इतनी बनेंगी। फॉर एग्जांपल हमारे केस में r है 3, n है 3, ठीक है, और r है 2। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में रखता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो व्हाट एम आई सेइंग कि n फैक्टोरियल विच मीन्स 3 फैक्टोरियल विच इज 6 divided by n minus r factorial which is 3 minus 2. 3 minus 2 is going to be 1 factorial. So 6 upon 1 factorial is 1 and that 6 upon 1 is 6. तो अगर आप 2 के कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 6 बनेंगे। लेट्स ट्राई कि 3 के कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं। तो 3 के कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, तो दोबारा वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल इज अगेन गोइंग टू बी 6 बिकॉज n इज नॉट चेंज 3, लेकिन ये चीज़ चेंज हो गई है, n भी 3 और r भी 3 है, तो 3 माइनस 3 इज 0 फैक्टोरियल। एंड व्हाट इज 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो इट्स अगेन गोइंग टू बी 6 अपॉन 1 विच इज द आंसर 6। तो अगर आपके पास, ये बात ज़रा नोट कर लें जो नीचे रखी हुई है, कि अगर आपके पास n और r दोनों बराबर हों, यानी n यहाँ पर भी और r की जगह पर भी n हो जाए, n भी 3 है और आप कॉम्बिनेशन भी 3 बनाना चाह रहे हो, तो आप सिर्फ n फैक्टोरियल निकाल लो, क्योंकि उसके नीचे वाली चीज़ वैसे ही 0 फैक्टोरियल हो जाएगी। तब अगर आप n और n में से n माइनस करोगे तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगी, और 0 फैक्टोरियल इज़ 1, तो वो चीज़ तो 6 हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करूँ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अवर सेल्व्स, अगर आपके पास n है, n इज इक्वल टू n, और r भी n के बराबर आ जाता है, r भी n के बराबर आ जाता है, तो आप सिर्फ n फैक्टोरियल निकाल लें, दैट इज़ गोइंग टू बी योर परम्यूटेशन। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अगर आप n ही रहे और r आपका हो जाए n माइनस 1, जैसे हमारे पास 2 था, तब भी आप n फैक्टोरियल को ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो उन दोनों केसेस के अंदर अपॉन में नीचे 1 ही आएगा। तो इन दोनों केसेस में n फैक्टोरियल रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो टोटल इस थ्योरम को अगर हम देखें, द नंबर ऑफ r परम्यूटेशंस ऑफ अ सेट ऑफ n डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज व्हाट, कितनी कॉम्बिनेशंस होंगे, तो वो होगा भाई पी एन आर इक्वल्स टू, ये फार्मूला आया कैसे इसको ज़रा देख लें, प्रोडक्ट ऑफ 0 टू r माइनस 1, प्रोडक्ट ऑफ 0 टू r माइनस 1, n माइनस आई का आप प्रोडक्ट करते रहे। यानी कि आप क्या करें, सबसे पहले n के बाद n माइनस 1 मल्टीप्लाई करें, देन n माइनस 2, देन n माइनस 3, देन n माइनस 4, देन n माइनस 5। कितने हो सकते हैं? उतने ही हो सकते हैं जितने आपके पास एलिमेंट हैं, ठीक है। और एलिमेंट आपके पास कितने हैं? n माइनस आर प्लस 1, जितने भी आपके एलिमेंट हो सकते हैं। इसी चीज़ को जनरलाइज करके आप लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये बात हो गई परम्यूटेशन की। नाउ अगेन अंडरस्टैंड दैट it is also just like a principle of inclusion exclusion.
रिमेंबर हम दो चीज़ों का यूनियन कर रहे थे और हम ये कह रहे थे यूनियन लेना है और उनमें से हमने एक चीज़ ऐसी निकाल देनी है जो कि दोनों में कॉमन हो। ये भी उसी का एक हिस्सा है। सो कंसिडर दिस प्रॉब्लम, कंसिडर अ हैट चेक प्रॉब्लम। गिवन एन एम्प्लॉई चेक्स हैट फॉर एन कस्टमर्स, हाउएवर शी फॉरगेट्स टू टैग देम, यानी कि उस पर नाम लिखना वो भूल गए। क्या किया एम्प्लॉई ने, एक काम करने वाला शख्स है, एक मुलाजिम है, उसने क्या किया, उसने हैट को चेक की एन कस्टमर्स की। एन कस्टमर्स आए, उन सब की हैट को चेक किया उसने। हैट मतलब जो सर पे उन्होंने टोपी सी पहनी हुई है, हैट को उसने चेक किया, ठीक है, लेकिन उनको टैग करना भूल गई, यानी कि उनके ऊपर लिखना भूल गई, कि उनको टैग नहीं किया कि भाई ये कस्टमर आ चुका है। व्हेन कस्टमर्स चेक आउट देयर हैट्स दे आर गिवन वन एट रैंडम। अब जब कस्टमर चेकआउट कर रहा है तो उसको एक हैट रैंडम में दे दी जाती है। द प्रॉब्लम इज दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो वन विल गेट देयर हैट बैक। हुआ क्या है, दोबारा प्रॉब्लम सुन रहे। कस्टमर्स आए, कस्टमर्स अपनी हैट रख रहे हैं टेबल के ऊपर, ठीक है। 10 कस्टमर आते हैं, लेट सपोज, उन्होंने टेबल पर हैट रख दी। अब उन्होंने जो हैट रखी है वापसी में वो वही हैट लेके जाना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जिस एम्प्लॉय के पास वो रखवाई हैट, उसके ऊपर वो उनका नाम लिखना भूल गए कि भाई ये हैट किसकी थी और ये हैट किसकी थी और ये हैट किसकी थी। तो भाई आपके पास 10 हैट्स तो हैं और 10 कस्टमर्स भी हैं, बट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपने टैग नहीं किया, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि अब जो हैट लेकर जाएगा बंदा वो उसी की हैट होगी या किसी और की होगी। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पाई एंड परम्यूटेशन, ठीक है। इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, द हैट चेक प्रॉब्लम कैन बी मॉडल्ड यूजिंग डिरेंजमेंट्स, permutations of objects such that no element in it is in its original position। ऐसी अरेंजमेंट जिसमें कोई भी एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल 21453 इज द डिरेंजमेंट ऑफ 12345, बट 21543 इज नॉट। अगर आप इनको कंसिडर करें कि 2 इज द हैट, 1 is another hat, 4 is another hat, 5 is another hat, 3 is another hat, तो what are we trying to do, we are trying to derange that। अगर आपके पास 1 2 3 4 5 से आएंगे ना सिचुएशन से, भाई कस्टमर्स आए थे और उन्होंने 1 2 3 4 5 करके रख दी थी। अब जाते हुए अगर एक कोई कस्टमर आता है तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि वो वही कस्टमर पहले आएगा जिसने आखिर में रखी। तो हम क्या करेंगे, हम उनको असल पोजीशन से मूव करेंगे। 2 1 4 3 5 को 1 2 3 4 5 को हम ऐसे डिरेंज करेंगे कि 4 भी अपनी जगह पे ना रहे, 5 भी अपनी जगह पे ना रहे, 3 भी, 2 भी और 1 भी। जैसे 2 1 4 5 3 है, इसमें 2 1 की जगह पर है, 1 2 की जगह पर है, 4 3 की जगह पर है, 5 4 की जगह पर है और 3 5 की जगह पर है। लेकिन अगर इसको देखें हम इसको, तो 2 1 की जगह पर है, 1 2 की जगह पर है, 5 3 की जगह पर, लेकिन 4 अपनी जगह पर है। अपनी जगह पर नहीं होना चाहिए किसी भी एक डिरेंजमेंट में। तो नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स ऑफ अ सेट विद एन एलिमेंट इज व्हाट, दिस मैनी डिरेंजमेंट्स। जब आप डिरेंज कर रहे होते हो ना, इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ परम्यूटेशन। जब आप डिरेंज कर सकते हो तो हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिरेंज अ सेट ऑफ एन एलिमेंट, दिस मैनी numbers। The answer to the head check problem is dn divided by n factorial। Now what is dn? The derangement number of n elements, it's going to be n factorial multiplied by 1 minus 1 upon 1 factorial, 2 upon 2 factorial, 3 upon 3 factorial, up to 1 upon n factorial। This is the formula for that, and remember it is going to be multiplied by minus and plus, alternate minus plus आएंगे। It is again the same formula just as we assumed for intersection of union of नॉन डिसजॉइंट सेट्स। पाई के अंदर जो हमने फार्मूला देखा था, इट्स द सेम फार्मूला। रिमेंबर, आपके पास अगर ऑड नंबर है तो माइनस लगाएं, आपके पास इवन नंबर है तो प्लस लगाएं, और जो लास्ट अगर आपके पास ऑड नंबर आ जाता है तो फिर आप -1 पावर n लाजमी करें। ओके, सो आगे की प्रॉब्लम्स इसकी सारी मैं नहीं देख रहा हूँ। कॉम्बिनेशंस के ऊपर आते हैं। Now what is the difference between combination? This is permutation and combination. This is going to be our basic question in this whole debate. And you will see कि इसकी definition समझाने से पहले भी हम यही बात start कर रहे हैं कि why combination, why not permutation? So what is combination? See, whereas permutations consider order, combinations are used when order does not matter. Combination is also a type of permutation, but it is when the order does not matter, which means in combinations A B and B A are the same thing.
Permutations, in permutation, AB and BA are two different objects, are two different combinations. But in combinations, AB and BA are the same thing. So a k combination of elements, k can be 1, 2, 3. Why? Because आप 2 का पेयर बना लें या 3 के टुपल बना लें या 4 के बना लें, 5 के बना लें, it can be k. But obviously k is going to be less than n. A k combination of elements of a set is an unordered selection of k elements from the set. Unordered selection of, अगर हजार एलिमेंट्स हैं आपके पास, तो आप उसमें से 3 के पेयर्स अगर बना रहे हैं, 3 के सेट अगर बना रहे हैं, तो यू आर टॉकिंग अबाउट अ 3 कॉम्बिनेशन. So the theorem for that is that कि the number of k combinations of a set of cardinality n, अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं, जस्ट लाइक अभी हमने परम्यूटेशंस जिस तरह से पढ़ी, तो उसके अंदर कितने जो है k कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसमें. रिमेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि k कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, विच मीन्स कि कितने कितने के पेयर बन सकते हैं. जैसे कि अगर चार मेंबर्स हैं आपके पास, तो उसमें से आप 2 के बना सकते हैं, 3 के बना सकते हैं, 4 के बना सकते हैं, आप 5 के तो नहीं बना सकते ना. ठीक है. इसी तरह अगर आप k कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपके पास 4 एलिमेंट है, तो आप 1 के बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे. सो वो n, अगर आप k कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, तो वो कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. 0 इज लेस देन और इक्वल टू k इज लेस देन और इक्वल टू n, यानी कि 0 और n के दरमियान होगा वो नंबर कोई. 0 और n के दरमियान जितने नंबर्स आ रहे हैं उन सब के k कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग 0 एंड n. एम्प्टी सेट है तो वो भी एक कॉम्बिनेशन है, n है तो वो भी एक कॉम्बिनेशन है. यानी कि आप इसमें अगर 1 कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जैसे कि हम दोबारा नोटपैड को खोलते हैं अगर, एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि आपके पास ये 3 का सेट है ना, तो इसका मतलब है आप इसमें एक कॉम्बिनेशन ये बना सकते हैं A B C. एक एम्प्टी सेट भी हो सकता है कि भाई 0 का कॉम्बिनेशन है, कोई एलिमेंट नहीं लिया, इन तीनों में मैंने एक एलिमेंट लिया, फिर मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ. ठीक है, सारे नहीं लिख रहा हूँ मैं, बस वैसे ही बता रहा हूँ. फिर मैं 3 एलिमेंट ले सकता हूँ. क्या मैं 4 ले सकता हूँ? नहीं. क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि आपके पास n तक ही आप जा सकते हो, n से ज़्यादा नहीं जा सकते, और 0 कब तक ले सकते हो, 0 से नीचे नहीं ले सकते. सो कॉम्बिनेशन n ऑफ k, जिसको पढ़ा ही जाता है n चूज k, कॉम्बिनेशन n चूज k, यानी n में से चूज किए जा रहे हैं k एलिमेंट्स. n चूज k का कॉम्बिनेशन कितना होगा? अब इसको इस तरह से लिखा जाता है. ये वो चीज़ है जो कि पाई के अंदर भी एक दफ़ा हमें नज़र आई थी, और हमने कहा था कि इसको हम बाद में चलकर समझ लेंगे और फिर उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं फार्मूले को. अगर किसी चीज़ को ब्रेसेस में लिखा हुआ हो इस तरह के, एक नंबर ऊपर हो और एक नंबर नीचे हो, दैट्स इट, इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशंस. जिस तरह परम्यूटेशन के लिए हम क्या फार्मूला, क्या वो यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं उसको, नोटेशन, हम लिखते हैं कैपिटल P और उसके अंदर 2 नंबर्स लिख देते हैं n और r. कॉम्बिनेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं दिस लॉन्गर वर्जन ऑफ आवर पैरेंथेसिस, और एक नंबर ऊपर होता है और एक नंबर नीचे. ऊपर होता है n, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ योर सेट, और नीचे होता है कि वो चूज़ कितनों को कर रहे हो आप, उनमें से 1 को कर रहे हो, 2 को कर रहे हो. रिमेंबर के दैट k कैन नॉट एक्सीड 1 एंड दैट k कैन नॉट डिसीड 0. सो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस k फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल. दिस इज द फार्मूला फॉर दैट. Remember, it is the same formula as permutation. It is just multiplying the lower thing of your fraction with k factorial as well. क्यों वगैरह की बात पर हम इसमें बाद में आएंगे, अभी उस बात पर हम नहीं आ रहे. ओके, राइट. सो ठीक है जी. सो अ यूजफुल फैक्ट अबाउट कॉम्बिनेशन इज दैट दे आर सिमेट्रिक. जिस तरह से हमने वहां पर कहा था ना कि परम्यूटेशंस कैन बी इररिफ्लेक्सिव, कॉम्बिनेशंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक. और सिमेट्रिक क्या होता था भाई, रिमाइंड करवाएं, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ओके, डोंट रिमेंबर. ऑल राइट, सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इट विद कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशंस आर सिमेट्रिक, विच मीन्स कि अगर आप कॉम्बिनेशन, जैसे इसको देखें, आप बीच वाली एग्जांपल को, इसको देखें कि अगर आप कहते हो कि n का सेट है, उसमें से 2 के कॉम्बिनेशंस आप निकाल रहे हो, क्या आप ये कह रहे हो कि भाई 2 के कॉम्बिनेशंस में निकालो. अब n में से 2 वाले, अगर n चूज 2 के आप कॉम्बिनेशन निकालोगे ना, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू n चूज n माइनस 2.
n माइनस टू वाले कॉम्बिनेशन भी उतने ही होंगे जितने 2 के कॉम्बिनेशन होंगे। n माइनस टू वाले कॉम्बिनेशन भी उतने ही होंगे जितने 2 वाले होंगे। वाई? बिकॉज अगर इसके इसके उसको देखें, कहाँ गया फॉर्मूला, ये अगर इसको देखें आप, तो लेट सपोज n इज k इज 2, तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट n माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो आप n माइनस 2 की बात कर रहे हो, तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट n माइनस टू एंड 2 फैक्टोरियल, और ये n माइनस टू दोबारा से कैंसिल हो जाएंगे, बात वही पड़ जाएगी कि आप दोबारा से n2 और n2 को बात कर रहे हो। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ लें, इसका मेटाफोर, हर चीज़ हम लिख कर नहीं कर पाएंगे, इसका मेटाफोर ऐसे समझ लें कि आपने वो एग्जांपल सुनी होगी, दैट इज़ अ सिमेट्रिक एग्जांपल, सिमेट्रिसिटी की एक एग्जांपल है कि 5% ऑफ 150, 5% ऑफ 150 इज इक्वल टू 150% ऑफ 5, या थोड़ा सा 150 से लेस समझ लेते हैं, 2% ऑफ 4 इज इक्वल टू 4% ऑफ 2, 6% ऑफ 30 इज इक्वल टू 30% ऑफ 6, 50% ऑफ 100 इज इक्वल टू 100% ऑफ 50। ये सिमेट्रिसिटी की एग्जांपल है, और यहां पर भी यही बात हो रही है कि अगर n चूज 2 होता है तो ये उतने ही होंगे जितने n चूज n माइनस 2 हो। मूविंग ऑन, इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उसको आप उसको ज़रा देख लीजिएगा कि किस तरह की है। एक एग्जांपल इनमें से कोई हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल राइट, फॉर एग्जांपल दिस एग्जांपल है, हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 5 पीपल कैन बी चोजन फ्रॉम 20 men and 12 women। 20 अफराद, सॉरी टोटल कितने हो गए, 32 अफराद हैं टोटल, जिनमें से 20 मर्द हैं और 12 खवातीन हैं। अब आपने 5 पीपल की कमिटीज़ बनानी है, तो कितनी ऐसी कमिटीज़ आप बना सकते हैं जिसमें इफ़ एग्जैक्टली 3 men मस्ट बी चोजन ऑन ईच कमेटी। अगर मैं कहता हूँ कि 3 आदमी हमेशा होने चाहिए, 3 मर्द हमेशा होने चाहिए एक कमेटी के अंदर, तो अगर आप इस कंडीशन को देखते हो तो टोटल 5 की आप कितनी कमेटीज़ बना सकते हो, अ प्रॉब्लम ऑफ कॉम्बिनेशन। इसी तरह इफ़ एटलीस्ट 4 वुमेन मस्ट बी ऑन ईच कमेटी, अगर मैं ये कहता हूँ कि हर कमेटी में कम से कम 4 खवातीन लाजमी होनी चाहिए, तो अब आप कितनी कमेटीज़ बना सकते हो 5 की, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो इसका सोल्यूशन भी आपके सामने है, इफ़ एग्जैक्टली 3 men मस्ट बी चोजन ऑन ईच कमेटी, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट n20 है आपका, और उसमें से आपने 3 n चोज 3, सो वी मस्ट चूज 3 men and 2 women। ऑब्वियसली 3 men होंगे तो फिर 2 women होंगी। द चॉइसेस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, द चॉइसेस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वाई? बिकॉज आपने कहा है कि एग्जैक्ट, अच्छा सॉरी, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वाई? बिकॉज ये दोनों चीज़ें एक नेस्टेड लूप की तरह काम करेंगी। जब तक 3 मर्द हैं, आप 3 मर्द उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ABC को आपने उठा लिया, अब ABC को रखते हुए आप 2 खवातीन के सारे सेट्स बनाएंगे उसके साथ, वो ABC ही रहेगा। रिमेंबर, ऊपर वाला लूप नहीं चल रहा, अंदर वाला पहले सारा लूप चलेगा। फिर आप ABC को हटाकर ACD कर देंगे, और फिर उसके लिए दोबारा वही सारी खवातीन का लूप बनेगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर गोइंग टू यूज प्रोडक्ट रूल, कि आपने कॉम्बिनेशन लेना है 20 में से 3 मर्द और 12 में से दो खवातीन, और इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है। इसी तरह आप अगर ये कहते हैं इफ एटलीस्ट 4 वुमेन मस्ट बी चोजन इन ईच कमेटी, वी कंसिडर 2 केसेस। अब इसमें 2 केस होंगे, एक तो ये आपने कहा है एटलीस्ट 4 वुमेन, इसका मतलब ये होगा कि 4 वुमेन भी हो सकती हैं और 5 खवातीन भी हो सकती हैं। तो आप 4 वुमेन रख के पहले 12 खवातीन को रखेंगे एक साथ, फिर आप 4 वुमेन रख के अब हर एक मर्द को रखते होंगे एक साथ। तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर गोइंग टू यूज एडिशन रूल या सम रूल, जो कि आप कॉम्बिनेशन इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। हम इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्यूरी रिगार्डिंग एनीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर, इन आवर एग्जामिनेशन, इन आवर एनरोलमेंट पॉलिसी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी, आई एम स्टिल हेयर, यू कैन आस्क मी। 1 PM पे हम क्लास को ख़त्म करेंगे, बट बिफोर दैट इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क, इवन इफ़ यू थिंक कि अभी आपके जहन में नहीं आ रहा, बेशक बाद में आप ईमेल कर दें मुझे, देयर इज़ नो नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट रिमेंबर कि अभी 1 PM या उससे पहले जब हम क्लास ख़त्म करेंगे, तो इन दैट टाइम फॉर यू विल बी टू प्रिपेयर फॉर दी क्विज़।
एंड देन 1:15 पे आपका क्विज स्टार्ट होगा जो कि 1:45 पर ख़त्म हो जाएगा. सो that's about it. I'm still here for a couple of minutes. Please ask me anything if you want, and then I will dismiss the class. Alright students, then it's going to be alright, and please stay connected with your emails and LMS for any announcement regarding your final exam or anything else. So this was our last session of discrete structures of section A in the Department of Software Engineering. It's been nice, and if you have any questions or queries, you can contact me on email after this as well. And the time is up to you for to prepare for the quiz. And thank you very much.